नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग के लिए करेंट का सेट 4 लाए हैं और इसमें हम टारगेट लिए हैं कि जो जो टॉपिक हम बताए थे करेंट अफेयर्स का एनालिसिस जो किए थे यूट्यूब पर, और उसमें बताए थे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसी टॉपिक को हम करवा रहे हैं। इसलिए जो लोग भी सेट 1 से लेकर सेट 3 तक नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको एक करेंट अफेयर्स का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा या दरोगा का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको दोनों में ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोग इसको क्या करना है कि बार बार इसको सुनना है, क्योंकि कई लोग को होता है कि सुनने से बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो कई देखते हैं कि कई डायलॉग जो है वो सुनने से याद हो जाता है, कई गाने जो हैं वो सुनने से याद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको याद करवा रहे हैं और इसमें हम बार बार बोल कर हम याद करवाएंगे। और इसमें हम हर एक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा उठाए हैं ताकि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछता है। ऐसे अगर एक टॉपिक को हम सिर्फ पढ़ाते तो मान लीजिए एक क्वेश्चन कंप्लीट होता तो और सब छूट जाता है। तो इसलिए हम सारा टॉपिक को हम लेकर चले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछली बार दरोगा में इससे 2 क्वेश्चन पूछा था। एक नीरज चोपड़ा से पूछा था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, और एस भास्करन का संबंध किस खेल से है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो मिल्खा सिंह का संबंध धावक से है। मिल्खा सिंह का संबंध क्या से है? धावक से है, या आप इनको एथलेटिक्स भी कह सकते हैं धावक के जगह। ठीक है, कहीं कहीं एथलेटिक्स देता है, कहीं कहीं धावक देता है। तो मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? धावक से है। और इन पर एक फिल्म भी बना था, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, तो भाग मिल्खा भाग मतलब कि जो दौड़ेगा उसी को कहा जाएगा। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है मिल्खा सिंह का। ठीक है, तो मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? धावक से। और आपको भी साथ में बोलना है, साथ में बोलने से होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बार हम बोलेंगे उतना बार याद करना है और ऐसा फील करना है कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और हमको कोई सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वाह, बहुत खुशी होता है कि जब हम सर फील करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे है। तो ये जिम्नास्ट से है। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्ट से है। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में बोलिएगा, दीपा कर्माकर तो ये जिम्नास्ट है। अभिनव बिंद्रा तो ये निशानेबाज से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो ये निशानेबाज से है। और अभिनव बिंद्रा 2012 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीते थे निशानेबाजी में। ठीक है, मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। ठीक है, मैरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। ठीक है, मैरी कॉम जी जो है वो बहुत अच्छा मुक्का चलाती है। इन पर एक फिल्म भी बना था मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा रोल निभाई थी। ठीक है, अब आते हैं कि परिणति नायक का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्ट से है। ठीक है, परिणति नायक का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्ट से है। देख रहे हैं कि 2 जिम्नास्ट से संबंधित हम पढ़ा दिए हैं, एक दीपा कर्माकर और दूसरा परिणति नायक। ठीक है, तो परिणति नायक का संबंध किससे है? जिम्नास्ट से है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? तो ये एथलीट से है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? एथलीट से है। और ये लॉन्ग जंप लगाती है। क्या? लॉन्ग जंप लगाती थी। ठीक है, क्या कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, तो अर्जुन बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? एथलीट से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो ये भारोत्तोलक से है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? भारोत्तोलक से है। और इस बार हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारोत्तोलक से रजत पदक जीती थी कौन? मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलक से संबंधित है। हम पहले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे हुए जाकर देख लेंगे और शुरू से जाकर वीडियो देखिएगा, तब जाकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? भारोत्तोलक से है। ठीक है, अब आते हैं कि भावना पटेल का संबंध किससे है? तो भावना पटेल का संबंध टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। ठीक है, और ये एक पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, भावना पटेल का संबंध किससे है? टेनिस से है। और ये क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, कौन? भावना पटेल। ठीक है, रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। ठीक है, आप लोग जितना बार हम बोलेंगे उतना बार आप लोग को ही बोलना है, ताकि आप लोग को रिमाइंड अप होते रहे। एक बार सुन लिए और उसके बाद बोलते रहें तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलिएगा नहीं। भवानी देवी का संबंध किससे है? तो ये तलवारबाज से है। देख रहे हैं कि इसमें देवी लगा हुआ है। ठीक है, तो देवी देवता तलवार चलाते थे पहले के। ठीक है, तो भवानी देवी का संबंध किससे है? तो ये तलवारबाजी से है। ठीक है,
तलवारबाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेंसर कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको फेंसर भी दे देगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, फेंसर मतलब क्या होता है? तलवारबाज होता है। ठीक है, तो भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाज से है। तो आइए इसको एक बार रिमाइंड अप कर लेते हैं और बताइएगा आप लोग कि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो ये धावक से है। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, मैरी कॉम मुक्केबाज, परिणति नायक जिम्नास्ट, अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट जो कि लंबी कूद में से हैं, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक, भावना पटेल टेनिस जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, रानी रामपाल हॉकी हो गया, भवानी देवी तलवारबाज हो गए। अब आइए आते हैं खेल और इसके आयोजन स्थल से पढ़ लेते हैं कि किस खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? जो फीफा अंडर 17 है जो फुटबॉल का होता है, ठीक है, तो इसमें अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। कहाँ होगा? ये भारत में होगा। किसका? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पेरू में होगा। ठीक है, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पेरू में होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पर कि क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? जो पुरुष का होता है, जो 50 ओवर का वनडे मैच जो वर्ल्ड कप का होगा, क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, 2023 का हम कल बता दिए थे कि कहाँ होगा, भारत में होने वाला है। तो क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। और किसका होगा? ये वनडे मैच का होता है, 50 ओवर का होगा, जिसमें कि आपको पुरुष का होता है। ठीक है, पुरुष का होगा। महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, आइए एक बार इसको रिमाइंड अप कर लेते हैं। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पेरू में होगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और इसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 में भारत की हार हुई थी, जो कि पाकिस्तान के द्वारा, मतलब जो है लगातार भारत हार रही है। पिछले बार भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है वो हार गई थी। ठीक है, विजडन ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन है बना? तो ये इंग्लैंड बना। ठीक है, विजडन ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन बना? तो इंग्लैंड बना। और उप विजेता वेस्ट इंडीज़ बना। उप विजेता कौन बना? तो ये वेस्ट इंडीज़ बना। इसका मतलब क्या हुआ कि विजडन ट्रॉफी जो होता है 2020 में जो हुआ था, उसमें जो है इंग्लैंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था। ठीक है, किसमें? विजडन ट्रॉफी 2020 में। कुछ हम 2020 से भी लिए हैं, क्योंकि जो हमें इम्पोर्टेंट लगा कि ये इम्पोर्टेंट है 2020 का, तो उसको हम करवा दे रहे हैं। महिला T20 विश्व कप 2020 का जो अभी हाल में पढ़ाए थे अभी, किसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसमें विजेता कौन बना? तो ये ऑस्ट्रेलिया ही बना। और उप विजेता कौन बना? तो भारत बना। तो महिला T20 विश्व कप 2020 का विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ और उप विजेता भारत हुआ। ICC अंडर 19 विश्व कप 2020, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन था? तो ये बांग्लादेश था। ठीक है, और उप विजेता कौन था? तो ये भारत था। ठीक है, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना था? तो ये बांग्लादेश बना था। और उप विजेता कौन बना था? भारत बना था। और ये लगता है कि बांग्लादेश का ये मतलब कि कोई भी जो ICC का टूर्नामेंट होता है उसमें पहला ये जीत है। ठीक है, बांग्लादेश का। इसका अच्छा ये बताइए, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो 2020 में हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और इसका विजेता बता ही दिए हैं कि बांग्लादेश बना था और उप विजेता भारत बना था।
अब आते हैं कि 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। देखिए एक 2019 से भी लिए हैं क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेंट लगा। तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था उसका विजेता कौन बना था? तो ये इंग्लैंड का बना था, इंग्लैंड बना था। कौन बना था? इंग्लैंड बना था, ठीक है। और उप विजेता कौन बना था? तो ये न्यूजीलैंड बना था, ठीक है। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन बना था? इंग्लैंड बना था। और उप विजेता कौन बना था? न्यूजीलैंड बना था, ठीक है। अब आते हैं कि बैडमिंटन के बारे में पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है वो हर एक टॉपिक से उठाए हैं। तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021, जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? भारत आया है। बहुत गर्व होता है ऐसे बात सुनकर कि मेरा भारत जो है प्रथम स्थान पर आता है तब, ठीक है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 का में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये भारत था, ठीक है। अब आते हैं कि योनेक्स स्विस ओपन 2021। ये सब कुछ जो है ना कि योनेक्स किस में होता है? तो ये बैडमिंटन में होता है। ये कभी कभी ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो योनेक्स स्विस ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन बना था? तो विक्टर एक्सेल्सन बना था। कौन बना था? विक्टर एक्सेल्सन। और हम कल बताए थे कि डेनमार्क ओपन जो हुआ था बैडमिंटन में, जो डेनमार्क ओपन होता है, तो उसमें भी पुरुष एकल का विजेता विक्टर एक्सेल्सन ही बना था, ठीक है। अब आते हैं कि महिला एकल का विजेता कौन बनी है? तो कैरोलिना मरीन। कौन बनी है महिला एकल का विजेता? कैरोलिना मरीन। किसमें? योनेक्स स्विस ओपन 2021 में, ठीक है। योनेक्स स्विस ओपन 2021 का महिला एकल का विजेता कौन बनी है? तो कैरोलिना मरीन बनी है, ठीक है। अब आते हैं योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन बनी है? तो सेम जो योनेक्स स्विस ओपन है उसमें पुरुष एकल और महिला एकल जो जीती है वही सेम इसमें भी है, ठीक है। तो अगर एक भी याद हो जाता है तो आपको याद हो जाएगा। तो योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो विक्टर एक्सेल्सन बने हैं, ठीक है। और महिला एकल का विजेता कौन बनी है? तो कैरोलिना मारिन बनी है। कौन बनी है? कैरोलिना मारिन बनी है। और सेम यही योनेक्स स्विस ओपन 2021 का भी है, ठीक है। अब आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक 2022, ठीक है, जो कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 होना है, जो कहाँ होगा? तो ये बीजिंग में होगा, ठीक है। इसमें किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो इसमें उत्तर कोरिया को जो है वो बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि कहाँ होना है? ये बीजिंग में होना है। और इसमें किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो उत्तर कोरिया को बाहर कर दिया गया है, जहाँ पर किसका शासन है? किम जोंग उन का शासन है, ठीक है। कल ही हम टीवी देख रहे थे तो दिखा रहा था कि जो उत्तर कोरिया में हंसने पर पाबंदी लगा दिया गया है। क्यों? तो किम जोंग उन के जो पिताजी हैं, कुछ नाम है, तो उनकी जो बरसी मनाई जा रही है, इसी पर सारे देश में 10 दिन तक शोक मनाना है। और उसमें 10 दिन तक किसी को हंसना नहीं है। अगर कोई हंस देते हैं तो उनको मौत की सज़ा हो सकती है। समझिए कि ऐसा देश है। और हम लोग भाग्यवान हैं कि भारत में जन्म लिए हैं और कुछ भी यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो ये जीव मिल्खा सिंह बने हैं। दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो ये जीव मिल्खा सिंह बने हैं। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन बने हैं? तो SP सेतु रमन बने हैं। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन बने हैं? तो SP सेतु रमन बने हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये यहाँ पर 2020 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 2020 में आयोजन हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया था, जिससे कारण कि इसको टालकर 2021 में किया गया था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहिए या 2021 कहिए, दोनों सेम ही है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखारा बनी है। कौन बनी है? अवनी लेखारा बनी है। और इसको हम जब टोक्यो ओलंपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बताए थे। और अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखारा का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है। किससे है? अवनी लेखारा का संबंध निशानेबाजी से है। और
जब पैरा ओलंपिक का जब समापन समारोह हुआ था तो उसमें ये ध्वजवाहक भी बनी थी समापन समारोह की, कौन? अवनी लेखारा। ठीक है, अब आते हैं हॉकी के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूफा जो UEFA होता है, महिला चैंपियंस लीग हॉकी 2021 की विजेता कौन बना है? तो बार्सिलोना। और उप विजेता कौन बना है? तो चेल्सी। तो यूफा महिला चैंपियंस लीग हॉकी 2021 का विजेता कौन बना है? बार्सिलोना बना है। और उप विजेता कौन बना है? तो चेल्सी बना है। तो यूफा महिला चैंपियंस लीग हॉकी 2021 का विजेता कौन बना है? बार्सिलोना बना है। उप विजेता कौन बना है? तो चेल्सी बना है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021, ठीक है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 जो हुआ था ये भारत में होता है। ठीक है, इसका विजेता कौन बना है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बना है। कौन बना है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बना है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ITBP। ठीक है, और किसको हराकर बना है? तो ये लद्दाख को हराकर बना है। किसमें? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 63वां ग्रैमी पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन बना है? तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो फोकलोर बना है। कौन? 63वां ग्रैमी पुरस्कार जो 2021 में हुआ था, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर कौन बना है? किसको घोषित किया गया है? तो फोकलोर को घोषित किया गया है, जो कि टेलर स्विफ्ट का एल्बम है। टेलर स्विफ्ट जो गायिका है या गायक है पता नहीं, एल्बम ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है। किसको? फोकलोर को घोषित किया गया है। और किसका एल्बम है? टेलर स्विफ्ट का एल्बम है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? एवरीथिंग आई वांटेड। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? 63वां ग्रैमी पुरस्कार का एवरीथिंग आई वांटेड। और ये किसका है? विली इलिस द्वारा गाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा गाया गया है? विली इलिस द्वारा गाया गया है। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार किसमें मिलता है? संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और इसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? किस गाने को? तो फोकलोर को घोषित किया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? एवरीथिंग आई वांटेड को घोषित किया गया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो आई कांट ब्रीथ, मतलब कि मैं सांस नहीं ले सकता। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? आई कांट ब्रीथ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम किसको घोषित किया गया है 63वां ग्रैमी पुरस्कार में? द न्यू एब्रामल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एल्बम किसको घोषित किया गया है? द न्यू एब्रामल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग किसको घोषित किया गया है? तो ये सैवेज को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? सैवेज को घोषित किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ देश गीत किसको घोषित किया गया है? ऑल द गुड टाइम्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ देश गीत किसको घोषित किया गया है? ऑल द गुड टाइम्स। ठीक है, तो आइए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर, एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, और ये विली लिस के द्वारा गाया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम द न्यू एब्रामल, सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग सैवेज हो गया, सर्वश्रेष्ठ देश गीत ऑल द गुड टाइम्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि पद्मश्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है हम बता दिए हैं, उसमें सारा हम विस्तार करके बता दिए थे, क्योंकि पद्म जो विभूषण होता है वो 7 लोग को मिलता है और उसके जो लोग को मिलता है वो पूछा भी जाता है। लेकिन पद्मश्री जो होता है वो 102 लोगों को मिला है इस बार। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें किन किन लोगों को मिला है, सिर्फ ये जान लीजिए कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला है। तो ये 102 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो 7 लोगों को मिला है। और पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? तो 10 लोगों को मिला है। ठीक है, और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 102 लोगों को मिला है। ठीक है, अब आते हैं मैन बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैन बुकर जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो डेमन गलगुट को मिला है। किसको? डेमन गलगुट, गजब टाइप का नाम है, गलगुट, गलगोटिया। तो 2021 का मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डेमन गलगुट को मिला है। ठीक है, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो कि बीटेक करवाती है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि 2021 का किसको मिला है? डेमन गलगुट को। और ये किस उपन्यास के लिए मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो द प्रॉमिस के लिए।
हम तुमसे वादा करते हैं कि तुमको हम कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो डेमन गलगुट किसी से वादा किए होंगे, अगर वो वादा पूरा नहीं निभाई होगी तो उसी पर उपन्यास छाप दिए। ठीक है, क्या कौन सा उपन्यास छाप दिए? तो द प्रॉमिस। ठीक है, और अब आगे आते हैं कि 2020 का किसको मिला है? तो डगलस स्टुअर्ट को मिला है। 2020 का किसको मिला है? तो डगलस स्टुअर्ट को मिला है, जो कि स्विगी बेन को मिला है। ठीक है, स्विगी आप जानते होंगे, जो कि फूड डिलीवरी करने वाला एक ऐप है। ठीक है, तो इससे भी आप याद सकते हैं कि इनका जो किताब जो लिखा है क्या नाम है? तो स्विगी बेन। ठीक है, तो 2020 का किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। 2021 का किसको मिला है? डेमन गलगुट को मिला है। और 21 उपन्यास के लिए मिला है? द प्रॉमिस के लिए मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही मिलता है। जितना भी बुकर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में ही मिलता है। अब आते हैं कि 2021 का किसको मिला है? तो डेविड डियोप को मिला है। किसको मिला है? डेविड डियोप को मिला है। किसको मिला है? डेविड डियोप को मिला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, डेविड डियोप को मिला है। ठीक है, और इनको किस उपन्यास के लिए मिला है? अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये जो डेविड डियोप जी हैं, ठीक है, ये कौन सा उपन्यास लिखे थे? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, मतलब कि इनको रात को जो है वो खून जो है वो ब्लैक हो जाता था। क्यों होता था भाई? इस पर शोध करना पड़ेगा। तो लगता है इनका शादी विवाह नहीं हुआ था, इसलिए इनको खून ब्लैक हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 को किसको मिला था? तो डेविड डियोप को मिला था। ठीक है, क्यों मिला था? क्योंकि इनको शादी नहीं हुआ था। ठीक है, अब शादी नहीं हुआ था तो ये उपन्यास लिख दिए। कौन सा उपन्यास लिख दिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अब 2020 को किसको मिला है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। आप इसका एक नाम भी याद कर सकते हैं, मारिके लुकास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया वो 2020 को किसको मिला है? तो मारिके लुकास। ठीक है, और इनको किस लिए मिला है? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। ठीक है, ये मतलब कि शाम के टाइम में डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगते थे। डेविड डियोप जी रात के टाइम डिस्कम्फर्ट में उसका महसूस करते थे, तो ये मारिके लुकास इवनिंग के टाइम डिस्कम्फर्ट महसूस करते थे। ठीक है, तो आइए एक बार मैन बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को रिवीजन कर लेते हैं। तो मैन बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट हो गया। किस उपन्यास के लिए? द प्रॉमिस के लिए। 2020 का डगलस स्टुअर्ट हो गया। किस उपन्यास के लिए? स्विगी बेन के लिए। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप हो गया। किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक है। अब 2020 का मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। किस उपन्यास के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि गणित में अगर आप एबल होंगे तो तभी यह एबेल पुरस्कार मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2020 का किसको मिला था? तो हिलेल फ्रूस्टेनबर्ग को मिला था। किसको? मतलब कि ये मैथ को हिला के रख देते थे, गणित को, इसलिए इनको मिला था। हिलेल फ्रूस्टेनबर्ग को मिला था। और दूसरा किसको मिला था? ग्रेगरी मार्गुलिस को मिला था। दूसरा किसको मिला था? ग्रेगरी मार्गुलिस को मिला था। मतलब कि ये गणित को मार के फोड़ देते थे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया ग्रेगरी मार्गुलिस। ठीक है, और एक क्या करते थे? गणित को हिला कर रख देते थे। तो हिलेल फ्रूस्टेनबर्ग को मिला था। कौन सा पुरस्कार? एबेल पुरस्कार 2020 का। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है कि एबेल पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं व्यास सम्मान। ठीक है, तो व्यास सम्मान जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब ये 2020 का किसको मिला था? तो शरद पगारे को मिला था। तो व्यास सम्मान 2020 का किसको मिला था? शरद पगारे को मिला था। और किस उपन्यास के लिए मिला था? तो पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए मिला था। इनके शरद पगारे कौन सा किताब लिखे थे? तो पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी लिखे थे। ठीक है, और इसलिए इनको क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। अब आते हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये इन्होंने कौन सा किसको मिला था? ये सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2020 को किसको मिला था? शरण
कुमारे लिम्बाले, ठीक है। और ये किस किताब के लिए मिला था? तो ये सनातन किताब के लिए मिला था, जो कि ये मराठी पुस्तक है। तो सरस्वती सम्मान 2020 का किसको मिला है? शरण कुमारे लिम्बाले को, ठीक है। अब आते हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। तो दादा साहब फाल्के फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है 2021 का, उसमें बेस्ट फिल्म किसको घोषित किया गया है? तो तान्हाजी को घोषित किया गया है। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को घोषित किया गया है, जो कि मेरा फेवरेट हीरो है, ठीक है। हीरो नहीं, मतलब कि एक्टर है। फेवरेट हीरो तो मेरे विवेकानंद जी जो हैं। बेस्ट एक्ट्रेस किसको घोषित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को घोषित किया गया है, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस किसको घोषित किया गया है? दीपिका पादुकोण को घोषित किया गया है। किस फिल्म के लिए? फिल्म छपाक के लिए। और अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए घोषित किया गया था, ठीक है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021, बेस्ट फिल्म तान्हाजी, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक के लिए। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का किसको मिला था? तो रजनीकांत को मिला है, ठीक है। और 2018 किसको मिला था? तो अमिताभ बच्चन को मिला था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसको मिला है? तो रजनीकांत का मिला है, रजनीकांत जी को मिला है, जो कि साउथ के हीरो हैं। अब आते हैं बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब 2020 का किसको मिला है? तो मोहन कृष्ण वोहरा को मिला है, ठीक है। 2020 को किसको मिला है? मोहन कृष्ण वोहरा को मिला है। देखिए कृष्ण लगा हुआ है इसमें, तो कृष्ण भगवान का एक अन्य नाम बिहारी भी है, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? तो मोहन कृष्ण वोहरा जी को मिला है, ठीक है। और किस किताब के लिए? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये तस्लीमा जो नसरीन है, ये बांग्लादेश की लेखिका हैं, ठीक है। और ये भारत में आकर रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोसार महोत्सव, ठीक है। और फगली महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। लोसार त्यौहार और फगली जो उत्सव होता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन कौन सा त्यौहार? लोसार त्यौहार और फगली उत्सव, ठीक है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021, तो ये जास्कर में मनाया था। इसमें आपको जास्कर लगा हुआ है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। और ये कहाँ है जास्कर? ये कारगिल में है। नारंगी महोत्सव, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर में नारंगी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम, ठीक है। किसी तरह आपको ट्रिक बनाकर याद करना है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम मणिपुर में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मणिपुर, नारंगी मणिपुर, योसांग महोत्सव मणिपुर हो गया, योसांग महोत्सव मणिपुर हो गया। अब आते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, तो ये रायपुर में हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो जनजाति लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर हो गया। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव 2020 कहाँ मनाया गया था? तो त्रिपुरा में मनाया गया था। हॉर्नबिल उत्सव 2020 कहाँ मनाया गया था? तो त्रिपुरा में मनाया गया था। और 2019 का पूछेगा तो नागालैंड में मनाया गया था, हालांकि 2019 का पूछने वाला नहीं है, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव 2020 त्रिपुरा में मनाया गया था। कोबिता उत्सव कोलकाता में मनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं को लगा हुआ है, तो कोलकाता आपको याद हो जाएगा। कोबिता उत्सव कोलकाता हो गया। चापचार कूट त्यौहार, तो चापचार कूट त्यौहार मिजोरम हो गया। चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि बाली जी जो हैं वो खाई में गिर गए थे, ठीक है। बाली जी जो है खाई में गिर गए थे। कहाँ गिरे थे? ये उड़ीसा में गिरे थे। तो उनको जो रज होता है, रज किसको कहता है? मिट्टी को कहता है, धूल को कहता है। तो जब उस खाई में गिरे तो उसका जो खाई का जो धूल था उसको अपने माथे पर लगा लिए, रज को अपने माथे पर लगा लिए, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अब आते हैं परिवर्तित नामों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो माजेर हाट ब्रिज का कहाँ है? कोलकाता में है। और इसको क्या नाम रखा गया है? तो ये जय हिंद ब्रिज रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो ये जय हिंद ब्रिज इसको रखा गया है, ठीक है। माजेर हाट ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो ये जय हिंद ब्रिज रखा गया है, ठीक है। जय हिंद किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। दादूपुर रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? तो माँ बराही देवी धाम रखा गया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो माँ बराही देवी धाम रखा गया है। अब दादूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये यूपी में है, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है।
और मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। तो मोटेरा स्टेडियम का क्या नाम रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है। अयोध्या से ऐसे भी श्री राम जी का नाम आता है, तो ऐसे भी मार सकते हैं। तो अयोध्या हवाई अड्डा का क्या नाम बदल कर रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। जहाजरानी मंत्रालय क्या रखा गया है? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। जहाजरानी मंत्रालय क्या नाम रखा गया है? तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। सारा आपको ये समुद्र से ही रिलेटेड है। पतन भी हो गया, पोत भी हो गया, परिवहन भी हो गया और जलमार्ग भी हो गया। ठीक है। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माजेरहाट ब्रिज, तो जय हिंद ब्रिज इसका नाम रखा गया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, इसका क्या नाम रखा गया है? माँ बराही देवी धाम रखा गया है। आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में जो है, उसका क्या नाम रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। जहाजरानी मंत्रालय क्या रखा गया है? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। अब आते हैं जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो करूपुर पेंटिंग जो होता है, और कलाकुरुचि वुड नक्काशी, ठीक है, दोनों देख रहे हैं काका से है। ठीक है। तो करूपुर पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। करूपुर पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। करूपुर पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। विल्लो क्रिकेट बैट, जो ये विल्लो होता है, ये एक पेड़ होता है। ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। और गुच्छी मशरूम, ठीक है, मशरूम एक होता है जो गुच्छी टाइप का होता है, जिसमें बहुत सारे, एक ही मशरूम में बहुत सारे मशरूम लगे रहते हैं, गुच्छा टाइप का। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो विल्लो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर हो गया। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल का संबंध कहाँ से है? तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र से है। कोल्हापुरी चप्पल का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र से है। ठीक है। और कोल्हापुरी चप्पल जो है आपको पटना में मिल जाएगा। पटना मार्केट में जाइएगा तो आपको कोल्हापुरी जो चप्पल है वो बहुत सारा बिकते रहेगा। ठीक है। वहाँ पर मतलब कि कोल्हापुरी जो चप्पल है वो बनाया भी जाता है। तो ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। नागा खीरा, तो नागा इसमें लगा हुआ है, तो नागालैंड आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो नागा खीरा नागालैंड। चूली का तेल, ये कैसा तेल होता है? चूली का तेल, तो हिमाचल प्रदेश, देख रहे हैं कि च इसमें हिमाचल में लगा हुआ है, तो चूली का तेल ऐसे भी आपको याद हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा का रसगुल्ला, तो उड़ीसा हो गया। कंधमाल हल्दी, ये तो रसगुल्ला में तो ऐसे भी लगा हुआ है उड़ीसा, तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा हो गया। कंधमाल हल्दी उड़ीसा हो गया। वायुस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। करूपुर पेंटिंग कलाकुरुचि वुड नक्काशी तमिलनाडु हो गया। विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर हो गया। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक एवं महाराष्ट्र हो गया। नागा खीरा नागालैंड हो गया। चुल्ली का तेल हिमाचल प्रदेश हो गया। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा हो गया। अब आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी बने हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह बने हैं। वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह बने हैं। आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ER शेखर बने हैं। आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ER शेखर बने हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बने हैं? तो अमित खरे बने हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बने हैं? तो अमित खरे बने हैं। ठीक है। अब पहले अमित शाह थे, अब अमित खरे को बना दी, मतलब कि अमित नाम सिंह को बहुत ज़्यादा प्यार है नरेंद्र मोदी जी को, इसलिए अपना सलाहकार भी नियुक्त कर दिया अमित खरे जी को। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमित खरे हुए हैं। भारतीय बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल बने हैं। भारतीय बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल बने हैं। ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सहदेव यादव बने हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सहदेव यादव बने हैं। आते हैं इसको रिवीजन कर लेते हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी। वायुसेना उप प्रमुख संदीप सिंह। आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक ER शेखर। प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे। भारतीय बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष AK गोयल। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। अब आते हैं ऐप और पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो ऐप और पोर्टल है वो आपको क्या पढ़ना है? बाल स्वराज पोर्टल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। क्या पढ़ना है? बाल स्वराज जो पोर्टल है वो
कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जारी किया था। ठीक है, बाल स्वराज पोर्टल किसने जारी किया था? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जारी किया था। अब ये क्यों जारी किया था? क्योंकि अब देख रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी जो आई थी, इससे बहुत लोग क्या हुए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब कि माता पिता मतलब कि दोनों चल बसे, दोनों का निधन हो गया। तो उन्हीं की मतलब कि देखभाल के लिए ये पोर्टल जारी किया गया। कौन सा पोर्टल? बाल स्वराज पोर्टल जारी किया गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मानस ऐप किसने जारी किया? तो ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया। मानस ऐप किसने जारी किया? तो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया। ये किस लिए जारी किया गया? क्योंकि नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए किया गया। ठीक है, किस लिए? मानस ऐप का मतलब कि मानस रामचरित मानस ऐसे ही पढ़िएगा तो आपका जो मन जो है वो मानसिक स्वस्थ ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। ठीक है, नमस्ते योग ऐप किसने जारी किया? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नमस्ते योग ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब ये क्यों जारी किया गया नमस्ते योग ऐप? ताकि क्या हुआ कि कोविड-19 के जो रोगियों के नियमित देखभाल के लिए जारी किया गया है। कौन सा ऐप? नमस्ते योग ऐप है। और किसने जारी किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। बात है हिट कोविड ऐप किसने जारी किया? तो ये बिहार सरकार ने जारी किया है। हिट कोविड ऐप किसने जारी किया? तो ये बिहार सरकार ने जारी किया। ठीक है, अब बिहार सरकार क्यों जारी किया हिट कोविड ऐप? ताकि कोविड से जो ग्रसित लोग जो हैं उनको देखभाल किया जाए। ठीक है, जो कोविड के रोगियों को नियमित देखभाल के लिए हिट कोविड ऐप जो है ये बिहार सरकार लॉन्च की। अमृत वाहिनी ऐप किसने जारी किया? तो ये झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। अमृत वाहिनी ऐप किसने जारी किया? तो ये झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। अब झारखंड सरकार किस लिए जारी किया अमृत वाहिनी ऐप? तो देख रहे हैं कि इसमें वाहन लगा हुआ है। ठीक है, अमृत वाहिनी ऐप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किस लिए जारी किया गया? तो अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए जारी किया गया। ठीक है, किस लिए? अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकेंगे इस ऐप के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत वाहिनी ऐप के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि बाल स्वराज पोर्टल तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानस ऐप प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, नमस्ते योग ऐप तो आयुष मंत्रालय द्वारा, हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार द्वारा। अब आते हैं कि लास्ट जो टॉपिक है संयुक्त सैन्याभ्यास 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जापद जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब कि बहुत से देशों के द्वारा ये अभ्यास किया गया था। ठीक है, तो कौन सा अभ्यास किया गया था? जापद। ठीक है, और ये कौन सी सेना करती है? तो ये वायुसेना करती है। ठीक है, कौन सी सेना? तो ये वायुसेना करती है। ठीक है, वायुसेना का अभ्यास है। कौन सा? जापद। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि साझा भाग्य। ठीक है, कौन है? साझा भाग्य। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया का ये साझा मतलब कि अभ्यास है। ठीक है, और ये थल सेना का अभ्यास है। किस सेना का अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास है। ठीक है, इसमें कौन कौन देश भाग लेती है? तो ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, थाईलैंड हो गया और मंगोलिया हो गया। ठीक है, ये सारा हम आपको संयुक्त अभ्यास जो है वो 2021 का ही करवा रहे हैं। ठीक है, काजिंद। अब काजिंद कौन सा कौन कौन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। देख रहे हैं इसमें का लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क लगा हुआ है, कजाकिस्तान, इससे भी याद कर सकते हैं। तो काजिंद किससे हो गया? भारत कजाकिस्तान के बीच हो गया। अब कजाकिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि कजाकिस्तान के आसपास कहीं मतलब कि समुद्र तट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नौसेना का तो होगा नहीं, तो ये थल सेना का हुआ है। ठीक है, ये थल सेना का हुआ। तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था। अब आते हैं अगले पर कि जायर अल बहर किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और कतर के बीच हुआ था। जायर अल बहर किसके बीच हुआ था? तो कतर के बीच हुआ था। और कौन सी सेना का अभ्यास है? तो ये नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, अल मोहदे अल हिंदी तो अल मोहदे अल हिंदी किसके बीच हुआ था? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था। ठीक है, अल मोहदे अल हिंदी किसके बीच हुआ था? तो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था। आइए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जापद बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो गया, वायुसेना का हो गया। साझा भाग पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया का हो गया। और थल सेना का हो गया। काजिंद
भारत और कजाकिस्तान के बीच हो गया और ये थल सेना का हुआ। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच हो गया और ये नौसेना का हुआ। अल मोहदे अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हो गया और ये नौसेना का हो गया। और इसी के साथ जो होता है आपका आज का कार्रवाई जो है वो समाप्त हो जाता है। और फिर से हम एक वीडियो लाएंगे और हो सके तो आज ही हम वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर से तैयार रहिएगा दूसरा वीडियो की तैयारी के लिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।